हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 4। देखिए, ये पढ़ने से पहले आपको ज्यामितीय के बारे में पता होना चाहिए। ज्यामितीय क्या होता है? देखो, कि जो ज्या होता है ना, उसका मतलब होता है भूमि। ठीक है, और मिट्रोन का मतलब होता है मापना। यानी ज्यामितीय क्या होता है? जिसमें हम भूमि को मापते हैं, यानी हम लैंड का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है भाई। अब भूमि तो कोई भी आकार की हो सकती है। मान लो जैसे इस टाइप की कोई भूमि हमारे पास, ठीक है, इस टाइप की है, इस टाइप की है, या फिर कोई व्रत में है। तो अलग अलग आकृति की हमारे पास भूमि हो सकती है, और इन्हीं को हमको मापना है, इन्हीं का हमको मेजरमेंट करना है। वही ज्यामिति होती है। ठीक है भाई। अब देखिए, कोई भी आकृति बनी होती है बिंदुओं से मिलके। ठीक है, और बिंदु क्या होता है? जैसे आपने ऐसे एक पॉइंट लगा दिया, इसको क्या कहते हैं हम? बिंदु। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु मिलके क्या करते हैं? एक रेखा का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? और ऐसी ही एक से ज़्यादा रेखाएं मिलके किसी आकृति का निर्माण करती है भाई। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे मैंने चार आकृति बनाई है, सॉरी, चार रेखाखंड मैंने बनाया है, और चार रेखाखंडों को मिला के क्या बना है? एक आकृति बनी है। ठीक है, इसी टाइप से जैसे एक रेखाखंड मैंने बिंदुओं को मिला के ये खींचा, एक रेखाखंड मैंने ये खींचा, और एक रेखाखंड ये खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रेखाखंडों को मिला के एक आकृति बनी है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज। ठीक है भाई। तो इसी टाइप से ज्यामितीय अवधारणाएं हम पढ़ेंगे। देखिए, रेखाखंड, इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया है कि कोई भी एक रेखाखंड क्या होता है कि वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बना होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को क्या बोला जाता है? रेखाखंड। ठीक है भाई। चलिए, देखिए, अब है एक रेखा। अपन ने इससे पहले रेखाखंड पढ़ा है ना? तो देखो, रेखाखंड क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड, है ना? अब आप क्या करो कि इन बिंदुओं से इस रेखाखंड को और आगे बढ़ा दो। यहाँ से ये बढ़ा दिया सीधा हमने, और यहाँ से ये बढ़ा दिया। और ये बढ़ती बढ़ती क्या है? एक अनंत पे जाके रुक रही है, हमको पता नहीं कहाँ जाके रुक रही है। और ये भी बढ़ती बढ़ती अनंत पे जाके रुक रही है। तो ये पूरी क्या होती है? एक रेखा होती है। और इस रेखा के एक पर्टिकुलर खंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड। ठीक है, खंड का मतलब भाग। यानी किसी भी रेखा के एक छोटे से भाग को, एक छोटे से खंड को क्या कहा जाता है? एक रेखाखंड कहा जाता है। और एक रेखा में बहुत सारे रेखाखंड हो सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए भाई, आगे चलते हैं हम। रेखा हमने देख ली है ना? अब देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी दो रेखा, मान लो एक रेखा ये और एक रेखा ये, अगर ये दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है? काटती है, उसे ही हम क्या करते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब देखिए समांतर रेखाएं। समांतर रेखा क्या होती है कि जैसे कोई भी दो रेखा है, वो एक दूसरे को अगर कहीं भी नहीं काटेगी, किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु पर नहीं काटती है, तो वो क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती है। अगर काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। समझ गए बात? ठीक है, देखिए, अब हम देखेंगे किरण क्या होती है। किरण को बोलते हैं इंग्लिश में रे, है ना? देखिए, कोई भी एक बिंदु से चल के एक रेखा अनंत तक जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। समझ गए बात? कि किसी प्रारंभिक बिंदु से चल के एक रेखा अनंत पे जाके रुक रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? किरण। ठीक है, अब देखिए कि जैसे हमने देख लिया कि किरण क्या होती है ना। अब मान लीजिए कि कोई किरण यहाँ से बिंदु से चालू होकर और अनंत तक जा रही है। ठीक है, और इस बिंदु को मान लिया मैंने ए, है ना? और इस किरण पे एक बिंदु और है यहाँ पे, जो हमने माना है बी। तो हम इस ए से बी तक का जो सेगमेंट है, जो खंड है, उसको कैसे लिखेंगे? ए बी के ऊपर बार लगा के। ठीक है भाई, समझ गए? तो ए से बी तक के लिए हम जो किरण को एज्यूम करेंगे, उसके लिए हम ए बी के ऊपर बार लगा के लिखेंगे। और जो ऊपर में ऐसे लगाता हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं हम? बार। ठीक है भाई। चलिए, अब देखिए वक्र क्या होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई बार शौक हो जाता है पेंसिल लेके या फिर पेन लेके वो कुछ भी ड्रॉ करना चालू कर देते हैं कॉपीज़ में, है ना। तो वो आडी टेढ़ी आकृति बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कुछ भी बनाने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी आकृति को ही क्या बोला जाता है, वक्र। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कर्व। और देखिए कि मैंने इसके एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हुए हैं, ये देखिए कि ऐसी आकृति बना देते हैं कोई बच्चे, समझ गए, ये बन गई, देखो ये बन गई, ये बन गई। अब देखिए कि कोई भी वक्र, कोई भी वक्र अगर वापस खुद को ही काट देता है, जैसे देखिए ये वाला थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ देखिए किसी पॉइंट पर ये वक्र अपने आप को काट रहा है, जैसे मान लो आपने इसे ड्रॉ किया ऐसे करके, ऐसे काट दिया, ये लो कट गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी वक्र बोलते हैं, समझ गए। और कोई वक्र अपने आप को यानी स्वयं को नहीं काटेगा, अगर कोई वक्र स्वयं को नहीं काटेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरल वक्र, सिंपल कर्व। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए बहुभुज क्या होता है कि कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी ऐसी आकृति जो बंद हो, क्या हो, बंद हो और वो रेखाखंडों से मिलके बनी हो, उसको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। जैसे मान लो, जैसे देखो एक रेखाखंड मैंने ये खींचा, है ना, दूसरा रेखाखंड मैंने ये खींचा और तीसरा रेखाखंड ये खींचा, यानी ये आकृति क्या है, रेखाखंडों से मिलके बनी है और क्या है, बंद आकृति है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक बहुभुज होगा। और बहुभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुभुज में भी ये आकृति कौन सी है भाई, त्रिभुज। ठीक है, कौन सी आकृति है, त्रिभुज। क्यों, क्योंकि ये तीन भुजाओं से यानी तीन रेखाखंडों से मिलके बनी है। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देख लीजिए कि देखो ये पांच रेखाखंडों से मिलके बनी है तो इसको हम पंचभुज बोलेंगे, है ना। ये चार रेखाखंडों से मिलके बनी है तो इसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये आकृतियाँ बनी हुई हैं आडी टेढ़ी। ठीक है, तो ये सब क्या होती है, बहुभुज की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है भाई, देखिए भाई आपको एक दो छोटी सी चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि कोई बहुभुज मैंने यहाँ पे बनाया, ये बना दिया, ठीक है ना। अब मैं से बोल रहा हूँ कि किसी भी बहुभुज के दो रेखाखंड या दो रेखा किसी उभनिष्ठ बिंदु पे आके मिलती है ना, तो वो दोनों रेखाखंड क्या होते हैं, उभनिष्ठ होते हैं। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है, आसन भुजाएं बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, आसन भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स। यानी मैंने क्या बोला कि कोई भी दो भुजाएं किसी उभनिष्ठ बिंदु पे आके मिलती हैं तो वो दोनों भुजाएं क्या होंगी, आसन भुजाएं होंगी भाई। ठीक है, ऐसे ही किसी भी भुजा के जो दोनों अंतिम बिंदु होंगे, जैसे देखो ये वाली भुजा मैंने मानी तो उसका एक बिंदु ये हो गया और इसका दूसरा बिंदु ये हो गया, यानी किसी भी एक भुजा के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या होते हैं, आसन शीर्ष होते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। अब जैसे देखिए एक आकृति मैंने और बनाई, ये बना दी चतुर्भुज, है ना। तो मतलब कि आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, विकर्ण होती है। देखो ये मैंने इस बिंदु से ये मिला दिया तो एक विकर्ण ही हो गया और दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। अब देखिए कोण क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, नीचे ज़मीन पे खड़े हो आप, ठीक है, और यहाँ पे कोई टावर है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इस टावर की चोटी को देख रहे हो। तो आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे देखोगे ना, समझ गए बात। और आप ये यहाँ पे खड़े उसको ऐसे मिलाओ, तो आपकी आँख यहाँ पर है और आप यहाँ से इस टावर की चोटी पर देख रहे हो। तो बस यहाँ से टावर की चोटी देखने पर जितना आपने एंगल बनाया, जितना आपने कोण बनाया, उसी को हम कोण बोलते हैं भाई। समझ गए भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और जिस बिंदु पे कोण बन रहा होता है, ठीक है, उस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। समझ गए। लेकिन मैं वापस बता देता हूँ कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा होता है उसको हम शीर्ष बोलते हैं यानी वर्टेक्स। ठीक है, और जिन दो किरणों से मिलकर वो कोण बना होता है उसको हम भुजाएं बोलते हैं। किसकी भुजाएं, उस कोण की भुजाएं। समझ गए बात। देखिए अब हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है कि आपने
तीन रेखाखंड या किरण या फिर रेखा आपने ड्रॉ करी और उन तीनों रेखाखंडों से मिलके आपने एक आकृति बनाई, इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। समझ गए? और ये क्या होता है? सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज होता है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बहुभुज की सबसे छोटी आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। समझ गए कि सबसे कम भुजाओं वाली जो आकृति होती है वो त्रिभुज होती है, और वही क्या होती है? बहुभुज की एक सबसे छोटी आकृति। समझ गए? यानी हम बोलेंगे ये कि किन्हीं भी दो रेखाखंडों को मिलके जैसे आपने ये आकृति बना दी, ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये एक बहुभुज नहीं हो सकती है भाई। मीन्स कि बहुभुज बनाने के लिए, सबसे छोटा बहुभुज बनाने के लिए आपके पास कम से कम 3 रेखाखंड तो होने ही चाहिए। समझ गए? ऐसे देख लीजिए, ये त्रिभुज बन गया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं हो गई? एक तो ए बी भुजा हो गई, एक बी सी भुजा हो गई, एक सी ए भुजा हो गई। और ऐसे ही त्रिभुज के कितने कोण हो गए? 3 कोण। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। समझ गए बात? चलिए देखिए, अब हम चतुर्भुज के बारे में देखते हैं कि 3 भुजाओं वाला जो हमने पास आकृति आई थी वो तो त्रिभुज होती है, और जो 4 भुजाओं वाली जो आकृति होती है, यानी जो 4 रेखाखंडों से मिलके बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया कि चतुर्भुज के 4 वर्टिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी, यानी 4 कोण होते हैं, है ना। और कितनी भुजाएं होती है? 4। समझ गए बात? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सम्मुख भुजाएं, तो इस वाले चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? ए बी और बी सी। क्यों? क्योंकि ये बी पॉइंट पर, बी बिंदु पर उभनिष्ठ है। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही हमारे पास आसन आसन शीर्ष कौन कौन से हो जाएंगे? आसन शीर्ष हो जाएंगे, जैसे हम ए बी रेखाखंड के लिए देख रहे हैं तो ए और बी आसन शीर्ष हो गए। ऐसे ही क्या होता है? सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण भी होते हैं। सम्मुख भुजाओं का मतलब है कि ऐसी भुजाएं जो एक दूसरे के सामने होती है, यानी एक दूसरे के क्या होती है? अपोजिट साइड होती है। जैसे देखो, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी भुजाएं एक दूसरे के सामने, ऐसे ही ए डी और बी सी। समझ गए? तो ये भुजाएं क्या होंगी? एक दूसरे के सम्मुख होंगी, सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। ऐसे ही सम्मुख कोण होते हैं, यानी जो कोण एक दूसरे के सामने है, या सम्मुख शीर्ष कहलाएंगे। जैसे देखो, बी और डी क्या एक दूसरे के सम्मुख कोण है, ऐसे ए और सी क्या है? एक दूसरे के सम्मुख कोण है। समझ गए बात? अब देखिए, हम व्रत के बारे में देखेंगे। व्रत क्या होता है कि कोई भी गोल बंद आकृति को क्या कहते हैं? व्रत। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कोई भी गोल बंद आकृति क्या होती है? व्रत। जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इन सब का पहिया हो गया। ठीक है, समझ गए? जैसे आपके पास एक कॉइन हो गया, सिक्का, वो गोल होता है, तो वो भी क्या होती है? एक व्रत होती है आकृति। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा कि व्रत कोई बहुभुज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई रेखाखंड ही नहीं है। अब कई 2-3 रेखा देखिए। अब व्रत के बारे में 2-4 पॉइंट्स और है जो आपको बताने के हैं। जैसे मान लो मैंने एक ये व्रत बनाया है ना, तो जो ये परिमिति है ना बाहर की, जिसे हम व्रत बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं भाई? परिधि। ठीक है, ऐसे ही व्रत का एक केंद्र बिंदु होता है यहाँ पे, तो इस केंद्र बिंदु से इस परिधि तक की जो दूरी होती है, ये सारी, इन सब दूरियों को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं हम भाई? त्रिज्या। समझ गए? और केंद्र बिंदु से होके जाने वाली ये पूरी दूरी को, ठीक है, परिधि से परिधि की दूरी को, केंद्र बिंदु से गुजरने वाली, कहाँ से गुजरने वाली? केंद्र बिंदु से गुजरने वाली दूरी को, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, दुगुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। ऐसे ही हमने और बहुत सारी लाइन्स खींची, इन सभी लाइन्स को क्या बोलते हैं हम? जीवा। क्या बोलते हैं भाई हम इनको? जीवा। कैसे भी खींच लो आप लाइन्स। ठीक है, और अगर यही जीवा केंद्र बिंदु से होकर चली जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? व्यास। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि केंद्र बिंदु से जा रही है तो सबसे बड़ी जीवा तो यही होगी ना, और सबसे बड़ी जीवा क्या कहला जाती है? व्यास। ठीक है भाई।